प्री इस्लामिक अरब में क्या होता था? प्री इस्लामिक अरब मतलब जब इस्लाम धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म से पहले का टाइम। उस टाइम क्या होता था कि दो वर्ड प्रचलित, एक वर्ड सदक था, एक वर्ड मेहर था। ठीक है, सदक जो होता था वो गिफ्ट दिया जाता था हस्बैंड के द्वारा वाइफ एज अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर, और ये वाइफ को गिफ्ट मिलता था, शादी की है इसलिए गिफ्ट मिलता। ठीक, मेहर जो था वो एक प्रकार का कंपनसेशन, जो डॉटर है वो अपने फादर को छोड़ के किसी और के साथ जा रही, तो फादर को उसकी डॉटर के बदले कुछ कंपनसेशन अमाउंट दिया जाता है। वही कंपनसेशन अमाउंट जो था वो मेहर कहलाता। सदक गिफ्ट होता था, मेहर कंपनसेशन होता। ठीक है, क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब आए, कॉन्सेप्ट दिए निकाह से पहले भी निकाह होता था, लेकिन इस्लाम के लिए कैसे निकाह किया जाए उन्हीं का दिया हुआ कॉन्सेप्ट। जब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया तो उन्होंने मेहर का ये जो कस्टम चला आ रहा था उनके आने से पहले से, प्री इस्लामिक टाइम, उसको कंटिन्यू रख। ठीक, मेहर के बारे में डिफरेंट जगह डिफरेंट ओपिनियन दिया गया। क्या है ये, इस बात पे डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है कि ये वाइफ को दिया जाने वाला गिफ्ट है या वाइफ को दिए जाने वाला कंपनसेशन है। दोनों अलग अलग चीज है। क्या है ये, उसके बारे में क्या क्या ओपिनियन। हिदाया क्या था? हिदाया एक कंपाइलेशन ऑफ बुक था जिसमें 10,000 तरह के सुन्नत लिखा हुआ था। ठीक, जो ट्रेडिशंस प्रॉफेट मोहम्मद साहब के थे और उनके शुरू के 4 कंपेनियन थे, उनके जो ट्रेडिशंस थे 10,000 ट्रेडिशन, उसको इस बुक में कंपाइल किया गया था। तो हिदाया में मेहर के बारे में क्या कहा जाता है? पेमेंट ऑफ ए डावर इज इंजॉयड बाय द लॉ। ठीक है, जो पेमेंट करना है डावर का उसको लॉ का वैलिडिटी पड़ जाना है। और ये क्यों दिया जा रहा है? ये एज ए टोकन दिया जा रहा है कि हम विमेन का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस चीज को एज ए टोकन फॉर्म में कुछ अमाउंट देकर शो किया जाता है। ठीक है, मुल्ला कहते हैं मेहर अंडर मुस्लिम लॉ इज ए कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब शादी किया है तो बिना, मुस्लिम मैरिज में क्या है, मुस्लिम मैरिज में शादी जो है, मैरिज जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंसिडरेशन के बिना नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 एक्सेप्शन बताया है। शुरू में कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कंसिडरेशन इज वॉइड। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, कि मेहर जो है वो क्या है, एक कंसिडरेशन है। किस चीज का कंसिडरेशन है?
मैरिज का कंसिडरेशन, ठीक, जो कि मुस्लिम लॉ में दिया जाता है। और ये जब भी दिया जाएगा तो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को ही दिया जाएगा, ठीक है। जस्टिस मोहम्मद महमूद सॉरी जस्टिस महमूद साहब, केस हुआ था अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, सबसे इम्पोर्टेंट केस है। इस केस में जस्टिस महमूद ने मेहर की डिफिनीशन दी, और जब कोई जस्टिस दे रहे हैं कोई डिफिनीशन, तो वो लीगल एस्पेक्ट कवर करेगा किसी भी चीज का। तो ये क्या कह रहे हैं मेहर के बारे में, जस्टिस महमूद का क्या कहना था? डावर जो है वो सम ऑफ मनी है, ठीक, एक सम ऑफ मनी है या फिर प्रॉपर्टी है, प्रॉमिस बाय द हस्बैंड, हस्बैंड के द्वारा ये प्रॉमिस किया जाता है, टू बी पेड और डिलीवर टू वाइफ। अगर मनी रहेगा तो वो पेड किया जाएगा, प्रॉपर्टी रहेगा तो डिलीवरी दिया जाएगा, ठीक है। किस चीज के लिए दे रहे हैं हम प्रॉपर्टी या मनी? इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज के कंसिडरेशन के लिए। उसके बाद ये आगे बोलते हैं कि अगर कभी शादी हो रही है, मुस्लिम मैरिज हो रही है, और वहां कोई एक्सप्रेसली अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है कि हम इतना देंगे पैसा, उतना देंगे पैसा, कोई बोल के नहीं फिक्स किया गया है, तो कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट खुद से नहीं फर्क किए हैं तो लॉ उसको फिक्स करेगा, ठीक है। राइट ऑफ डावर जो है एक इसेंशियल कंडीशन है मुस्लिम मैरिज का। एक मुस्लिम मैरिज डावर के बिना हो पाना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो कह रहा है कि अगर आप नहीं फिक्स किए हैं तो उस चीज को बाय लॉ उस राइट को फिक्स किया जाएगा कि कितना मिलना चाहिए, लेकिन वो अमाउंट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा वाइफ को, ठीक है। जस्टिस महमूद का डेफिनेशन समझ में आ गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो है अब्दुल रहीम, ठीक है। अब्दुल रहीम साहब कहते हैं कि मेहर जो है वो कंसिडरेशन तो है, लेकिन ये जो है एक प्रकार का एक ऑब्लिगेशन भी है। कंसिडरेशन तो हम कॉन्ट्रैक्ट के एवज में कर ही रहे हैं, लेकिन ये जो है एक प्रकार का ऑब्लिगेशन भी है। जब आप ये बताएं, आपका जस्टिस महमूद बताएं, तो वो लीगल एस्पेक्ट बता रहे थे, और अब्दुल रहीम जो बता रहे हैं वो सोशल एस्पेक्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कंसिडरेशन भी है और ये एक प्रकार का ऑब्लिगेशन भी है जो इम्पोज किया जाता है बाय लॉ हस्बैंड पे, कि वाइफ को वो कुछ अमाउंट मेहर के फॉर्म में दे। क्यों दे? क्योंकि वो एज अ रिस्पेक्ट के फॉर्म में दे रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि वो शादी कर ली है इसलिए उसको मिल रहा है, वो शादी जिससे करके ला रहा है उसका रिस्पेक्ट करेगा, इसके लिए कि हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, इसके लिए सर्टेन अमाउंट दिया जाना चाहिए मेहर के फॉर्म में। ये कैसे पता चलेगा कि वो जो है वो इसके एज ए रिस्पेक्ट ही के फॉर्म में किया जा रहा है? तो कह रहे हैं कि ये चीज एविडेंट है, ये चीज दिखता है कि नॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ डावर, अगर हम लोग डावर का कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं करते हैं कि कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, तो उससे शादी के वैलिडिटी पे मुस्लिम लॉ में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इसेंशियल कंडीशन तो बोला जा रहा है, लेकिन नॉन पेमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये अब्दुल रहीम का कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाद में अगर कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है तो
थ्रू कोर्ट वो फिक्स करवाया जा सकता है। इनका सोशल एस्पेक्ट में डेफिनेशन है और जस्टिस महमूद का किस एस्पेक्ट में है, लीगल एस्पेक्ट में डेफिनेशन। जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 में डावर के बारे में बताया और उन्होंने जो डेफिनेशन दिया वो उनके हिसाब से लीगल एस्पेक्ट को कवर कर रहा था, क्योंकि वो खुद जस्टिस है, तो जब भी डेफिनेशन में देंगे तो लॉ के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो इनके हिसाब से डावर जो था वो एक प्रकार का सम ऑफ मनी या प्रॉपर्टी है जो कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है या पेड किया जाता है, डिलीवर किया जाता है या पेड किया जाता है। और ये क्यों दिया जा रहा है, कंसिडरेशन फॉर मैरिज है। तो कंसिडरेशन फॉर मैरिज है यानी ये लीगल चीज है। और ये कह रहे हैं कि क्यों दिया जा रहा है, कंसिडरेशन हम क्यों मानेंगे, तो कह रहे हैं कि देखिए बिना कंसिडरेशन के तो कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो बिना मेहर के भी मैरिज हो पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई अमाउंट फिक्स नहीं है तो उसको वाइफ कोर्ट के लॉ, कोर्ट राइट तो रहेगा ही उसके पास ये डावर लेने का, ठीक, कोर्ट के माध्यम से वाइफ उस चीज को रिकवर कर सकती है, एक अमाउंट फिक्स करवा के उतना अमाउंट ले सकती है, ठीक है। अब्दुल रहीम साहब जो है वो सोशल एस्पेक्ट है, ये पॉलिटिकल, ये थिंकर थे, तो इनके डेफिनेशन जो था वो सोशल एस्पेक्ट कवर करेगा। तो कह रहे हैं कि देखिए मेहर जो है हम मान रहे हैं कि कंसिडरेशन ही है, मैरिज के बदले कंसिडरेशन है। जो लड़की के फादर हैं वो अपना बेटी दे रहे हैं तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट में है कंसिडरेशन का। एक पार्टी को कुछ डिस्ट्रेस होगा, दूसरे पार्टी को कोई बेनिफिट होगा, तो उसको बेटी के बदले कुछ मिलना चाहिए, तो एक अमाउंट दिया जा रहा है। लेकिन इनका कहना है कि देखिए ये कंसिडरेशन तो है लेकिन कंसिडरेशन से ज्यादा एक लॉफुल ऑब्लिगेशन है कि हम उस फीमेल का रिस्पेक्ट करें। और ये चीज हम कैसे कह रहे हैं कि कंसिडरेशन से ज्यादा लॉफुल है, यही कहने का इनके पीछे लॉजिक क्या था अब्दुल रहीम का, कहने का था कि देखिए अगर कोई स्पेसिफाइड नहीं है तो उससे शादी पे वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। लीगल कब हो जाता कि अगर उसके बिना कर लिया गया तो एकदम वॉइड हो जाता, तो यहाँ तो वॉइड हो नहीं रहा, बाद में फिक्स हो जा रहा। तो कह रहे हैं कि इसका लीगल एस्पेक्ट ज्यादा है सोचो। तो आखिर मेहर दिया क्यों जाता है, हम लोग दो कारण इसके पीछे निकाल सकते हैं कि मेहर देने का क्या कारण है हस्बैंड के द्वारा वाइफ। ये कंसिडरेशन है जो कि फेवर ऑफ वाइफ में, वाइफ के फेवर में दिया जाता है, जिसके सोल और एक्सिक्यूटिव बेनिफिट जो रहेगा वो उसी को मिलेगा, उसकी वाइफ जो है जिसको मिल रहा है उसको होगा। जो प्रॉपर्टी मिलेगा मेहर के अमाउंट में वो इसी का प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक। क्यों ये दिया जा रहा है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि मुस्लिम में जो डाइवोर्स है उसका प्रोसेस बहुत इजी है, डाइवोर्स दे देने का कोई बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस तो है नहीं। तो कल को अगर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज हो जाए तो वो जो वीमेन है वो हेल्पलेस ना हो जाए, रोड पे ना आ जाए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का शुरू से कहना था कि कब एक से ज्यादा शादियां करो, याद है ना, कि हेल्प करने के लिए जो अबला हैं, जो असहाय हैं उनके हेल्प करने के लिए 4 शादी वो अलाउ किए थे। अब उसके बाद वो दे देगा जब मन क्या उसको तलाक, तो वो कहाँ जाएगी। तो उसी के लिए कि मनचाहा तौर पे जब उसको डाइवोर्स दे दिया जाता हो तो उस कंडीशन में वो हेल्पलेस सिचुएशन में ना पड़ जाए। दूसरा जो इसका कारण है वो ये है कि हस्बैंड के ऊपर सर्टेन टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि अगर तुमने बिना सोचे समझे
डाइवोर्स देने का कोशिश किया तो फिर तुमको उसी टाइम पे मेहर पे करना पड़ेगा। तो जब आदमी को पैसा देना रहेगा तो वो सोच समझ के कुछ काम करता है। इसीलिए दो दो चीज बताया, एक तो वो हेल्पलेस ना हो जाए, दूसरा हस्बैंड का जो अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है डाइवोर्स के ऊपर, डाइवोर्स देने का, तलाक देने का, उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। देखिए नेचर क्या होता है डाइवोर्स का, क्या नेचर है उसका, नेचर मतलब वो कैसा है। तो कहता है कि ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड डेट की तरह है, अनसिक्योर्ड कर्जे की तरह है। इसमें जैसे ही शादी हुआ हस्बैंड और वाइफ, वैसे ही ये जो डावर है वो वाइफ में तुरंत ही वेस्ट कर जाता है, उसमें निहित हो जाता है, वाइफ का ये एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। और ये भी कहता है कि एक बार उसको ये राइट मिल गया तो वो राइट को छीना नहीं जा सकता है। उसमें एक बार वेस्ट हो गया, निहित हो गया, तो डिवेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। हस्बैंड इसमें क्या होता है, एक कर्ज लेने वाले व्यक्ति की तरह हो जाता है, और वाइफ जो होती है वो कर्ज देने वाली की तरह हो जाती है। ठीक, हस्बैंड कर्जदार हो जाता है और वाइफ जो रहती है वो कर्ज देने वाली बन जाती है। लेकिन ये कर्ज कैसा है, सिक्योर है अनसिक्योर है? तो कहा कि ये अनसिक्योर डेट है, डेप्ट है। ठीक, अनसिक्योर डेट है। लेकिन कहा कि इसको फीमेल चाहे तो वो एक्शनेबल क्लेम की तरह रिकवर कर सकती है। ठीक है, अनसिक्योर्ड डेट तो है लेकिन एक्शनेबल क्लेम की तरह। एक्शनेबल क्लेम का चर्चा सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में किया है, और इससे रिलेटेड जो हम लोग का आगे का प्रोविजन है वो एक्शनेबल क्लेम बताया कहाँ है, सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। और उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो 130 से 136 तक है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, लास्ट चैप्टर। कपूर चंद वर्सेस कादर उन्नीसिया 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डेट है, जो मेहर है, वो एक प्रकार का अनसिक्योर डेट है जिसके लिए हस्बैंड पर्सनली लाइबल होता है उसको पे करने के लिए। जो शादी कर रहा है वही उसको पे करेगा ना, हस्बैंड पे करेगा वाइफ को। और इन केस हस्बैंड मर गया उसको दिए बिना, मेहर का अमाउंट जो तय हुआ था, तो जो वीडो हुई, जिस हस्बैंड मर गया तो वीडो हो गई, तो वीडो जो है वो रिकवर कर सकती है उस अमाउंट को उसके प्रॉपर्टी से। ठीक, उसका हस्बैंड का जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से उसको रिकवर कर लेगी। ये अनसिक्योर डेट है और इसको एक्शनेबल क्लेम की तरह रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये चार्ज नहीं है। चार्ज है सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में चार्ज डिफाइन किया गया है। तो ये कह रहा है कि एक्शनेबल क्लेम तो है लेकिन चार्ज नहीं है। क्या होता है एक्शनेबल क्लेम, क्या चार्ज क्या होता है, टीपी में बात करें तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें हस्बैंड कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है जिससे कि ये जो मेहर है वो चार्ज की तरह ट्रीट किया जाने लगता है। पहला,
हस्बैंड और वाइफ आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले कि मेरा मेहर जो है वो हम चार्ज की तरह तुमसे वसूलेंगे जब मेरा मर्जी करेगा तब। ठीक है, तो ऐसे केस में वो चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। दूसरा चीज ये है, कोर्ट के द्वारा उसको चार्ज की तरह ट्रीट किया जा सकता है। चार्ज में बेसिकली होता क्या है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी, सपोज दैट, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मॉर्गेज किया गया, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मॉर्गेज किया गया पहले मिस्टर बी को 10,000 रुपया में, फिर मिस्टर सी को 10,000 रुपया में, मिस्टर डी को 10,000 रुपया में। ठीक है, ये दोनों के लिए, बी और सी के लिए, ये जो अमाउंट था वो सिक्योर्ड डेट था और डी के लिए ये अनसिक्योर्ड डेट था। तो जब मान लीजिए कि उसका प्रॉपर्टी बेच के उसका जो डेट है वो क्लियरेंस किया जाएगा कभी कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट प्रेफरेंस पहले जो सिक्योर्ड डेट है उनको देगी। फिर बच उच गया, मान लीजिए कि इनका 30,000 का हुआ ना, 10 10 10 30,000 लिए हैं मॉर्गेज पे और इनका प्रॉपर्टी बेचने से 25,000 रिकवर हुआ। तीनों बराबर अमाउंट दे रहा है ना, तो होना क्या चाहिए था, 25 का 3 टुकड़ा करना चाहिए था और तीनों को बांट देना चाहिए था। लेकिन बी और सी सिक्योर थे और डी अनसिक्योर था, तो ऐसे कंडीशन में बी को पहले 10,000 मिलेगा, सी को 10,000 मिलेगा और जो बच गया वो डी को मिलेगा। तो सिक्योर डेट और अनसिक्योर डेट में यही डिफरेंस होता है। जब चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो वाइफ क्या कर सकती है, कोर्ट के थ्रू पहले चार्ज क्रिएट करवा के कह सकती है कि पहले मेरा प्रॉपर्टी जब बेच रहे हैं तो मेरा मेहर का जो रकम है वो आप पहले क्लियर कीजिए, फिर बच गया तो उसका प्रॉपर्टी का आपका जैसे बंटवारा करना है, जो करना आगे करते रहिए। तो ये दोनों समझ में आया कि चार्ज कब क्रिएट किया जा सकता है। पहला, म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अगर कर लेते हैं तो उसको एक चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। सेकंड वाला, कोर्ट के द्वारा, ठीक है, उस टाइम में डावर का जो डेट है उसको प्रायोरिटी दिया जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, कोर्ट के पास सफिशिएंट रीजन है। क्लासिफिकेशन जब किया गया तो दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है। एक, अनस्पेसिफाइड डावर, कोई एक ऐसा डावर है, कितना डावर मिलेगा, शादी तो कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि आपको मेहर देंगे, डावर और मेहर बोल रहे की बड़े, तो शादी कर रहे हैं और मेहर देंगे ऐसा तो कर रहे हैं कबूल, लेकिन कितना देंगे उस बात का कोई कबूल नहीं कर रहे हैं, या फिर शादी करते टाइम कुछ कबूल ही नहीं किया कि मेहर देंगे या नहीं देंगे, तो वैसे मेहर को कहते हैं अनस्पेसिफाइड डावर। ठीक है, और हम इसको दूसरा नाम बोलते हैं मेहर इल मिस्ल। ठीक है, महर ई मिस्ल, हिंदी में भी लिख दिया उचित। ठीक है, या रिवाजी मेहर, उचित मेहर या जो रिवाज के तौर पे दिया जा रहा है वो मेहर, कस्टम्स के थ्रू जो मिलता है ऐसे मामलों में, इसके बारे में हम चर्चा करते चले। दूसरा टाइप जो है वो स्पेसिफाइड डावर है, बता दिए हैं कि इतना रकम हम देंगे, इसको बोलते हैं मेहर ई मुसलमा। वो था मेहर इल मिस्ल, ये है मेहर इल मुसलमा। मेहर इल मुसलमा को दो पार्ट में बांटा गया, एक है मुअज्जल जिसको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट डावर बोलते हैं, और दूसरा है मुआज्जल, मुवज्जल। ठीक है, ये मुअज्जल है, ये मुवज्जल, ये डेफर्ड डावर हो गया। ठीक है, आइए पहले इसको देखते हैं, स्पेसिफाइड डावर को, अनस्पेसिफाइड डावर को, फिर स्पेसिफाइड डावर को देखते हैं। इसका हम लोग क्या क्या नाम रखे हैं, अनस्पेसिफाइड डावर, ये अनस्पेसिफाइड है, मतलब कितना है वो फिक्स नहीं है। या महर मेहर इल मिस्ल,
या कस्टमरी डावर, जो कस्टम के थ्रू मिलता हो। क्या होता है कि मैरिज के टाइम ये डावर कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जब फिक्स नहीं किया गया तब बाद में इस डावर कितना मिलना चाहिए था उस फीमेल को, वो फिक्स किया जाता है। क्यों फिक्स किया जाता है? क्योंकि डावर जो है वो एक इसेंशियल है मुस्लिम मैरिज। अच्छा, इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि डावर का जो अमाउंट है वो तलाक के टाइम पे ही दिया जाता है। वो शादी हुआ है तो शादी के बाद वाइफ को जब मर्जी वो अमाउंट ले सकती है। तलाक हुआ है नहीं हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है। ये मेहर जो होता है वो कंसिडरेशन ऑफ मैरिज होता है, ना कि कंसिडरेशन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। तो जब शादी हुआ था तो उस टाइम कोई भी मेहर का अमाउंट फिक्स नहीं हुआ था। मुस्लिम मैरिज का इसेंशियल है कि कोई भी शादी निकाह बिना डावर के ना किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट इंटरवेन करती है और एक अमाउंट फिक्स कर देती है। यही बात बोला गया हामिरा बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी के केस, कि अगर शादी के टाइम कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है कि कितना रकम मिलना चाहिए, तो कोर्ट जो है उसमें एक अमाउंट फिक्स कर देगी कि कितना उसको मेहर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर शादी करते टाइम हस्बैंड जो है वो वाइफ से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है, एग्रीमेंट करता है, और उसमें एग्रीमेंट में ये कहता है, लिखवाता है उससे कि हम तुमको किसी भी प्रकार का डावर नहीं देंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड है, ठीक। आप मेहर ना दें इस रिगार्डिंग में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। मेहर देना ही देना है। कम दे सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, कम भी फिक्स है कितना कम दे सकते हैं, ज्यादा भी फिक्स है कितना ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन आपको देना ही देना है। थ्रू एग्रीमेंट भी आप इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि हम नहीं देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेहर का जो है वो अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा कि कुछ कोर्ट के द्वारा फिक्स करना है, तो कोर्ट उस मेहर के रकम को फिक्स करते हुए टाइम कुछ क्वालिफिकेशन देखेंगी, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन देखेगी? उस वाइफ की जो मेहर मांग रही है, उस लेडी की जो कोर्ट में गई है मेहर का अमाउंट फिक्स करवा, वो है कि उसका एज कितना है। जितनी कम एज की है उतना ज्यादा मिलना चाहिए, जितना एज ज्यादा हो गया उतना मेहर उसको कम मिलना चाहिए धीरे धीरे। दूसरा, उसका कितनी सुंदर है, वो सुंदरता देखेगी। अब सुंदरता का कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन सुंदरता भी देखा जाएगा उसका। उसका फॉर्च्यून भी देखा जाएगा कि उसके आने से क्या क्या चेंजेस आया हस्बैंड के लाइफ में। उसका अंडरस्टैंडिंग देखा जाएगा, उस फीमेल का कितनी दिमाग से स्मार्ट है वो, ठीक है, चीजें वो कितना इजी से समझ सकती है, ठीक है। और उसका वर्च्यू देखा जाएगा। इतना चीज देखा जाएगा उसका अमाउंट फिक्स करने के लिए। फिर उसके बाद और कौन चीजों को देखा जाएगा? वाइफ के फादर का सोसाइटी में क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है। अगर जो वो लेडी है उसके फादर जो थे वो हो सकता है कि बहुत
बहुत अमीर जमींदार फैमिली को बिलोंग करे, बहुत ज्यादा पैसे वाले फैमिली को बिलोंग करे, तो वैसी कंडीशन में उसका मेहर का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और हो सकता है कि एकदम गरीब फैमिली को बिलोंग करे, तो वैसे कंडीशन में उसका मेहर का अमाउंट घट जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी कंसीडर करते हुए कोर्ट को तय करनी है। तीसरा चीज जो देखा जाएगा, कोई कस्टम प्रिवेल कर रहा है उनके फैमिली में क्या। ठीक है, इसके आगे का तो तीसरा चीज जो देखा जाएगा वो ये देखा जाएगा कि कस्टम और ट्रेडिशन उसके पैटर्नल फैमिली, उसके पिता के फैमिली में क्या है, क्या चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि उसकी कोई बहन रही होगी और उसका कभी तलाक हुआ होगा, तो उसके तलाक के समय उसको कितना मेहर दिया गया, उस बात को कंसीडर किया जाएगा। या फिर वो भी नहीं है तो उसके फादर की कोई सिस्टर रही होगी जिसका तलाक हुआ हो, तो उसको तलाक में कितना मेहर मिला था वो देखा जाएगा। वो भी नहीं है तो उसके फादर के साइड से कोई तो फैमिली मेंबर था, कोई फीमेल तो होगी जिसको तलाक मिला हो, तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि उसके तलाक में उसको इतना मेहर दिया गया था, तुम्हारा उसका रेपुटेशन है उस टाइप का, तो उसको उतना तलाक मिल जाना चाहिए, तलाक के बाद उतना मेहर का अमाउंट मिलना चाहिए। इन तीनों कंडीशंस को कोर्ट एक साथ नजर में रखते हुए एक वैलिड मेहर का अमाउंट डिसाइड करेगी। ठीक है, सिया लॉ में, सिया में ये जो अमाउंट है वो कहा गया कि 500 दिरहम से ज्यादा किसी हाल में नहीं होना चाहिए। 500 दिरहम, दिरहम वो अमाउंट है जो अरब में उस टाइम प्रिविलेज था। ठीक है, ये चांदी का सिक्का हुआ करता था और एक सिक्के का वजन 2.97 ग्राम हुआ करता था। चांदी का सिक्का है और 2.97 ग्राम का ये सिक्का है। तो कहा 500 दिरहम से, 500 सिक्का से ज्यादा उसको नहीं दिया जाना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 500। ठीक है, 500 क्यों? एक सिक्का का वेट है, यानी इसको अगर कैलकुलेशन करे तो कितना आ जाएगा, 1485 ग्राम सिल्वर। ये अमाउंट इसलिए फिक्स किया गया कि जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी जो थी फातिमा, उसका अपने जीवन काल में डाइवोर्स हुआ था और उसको 500 दिरहम मिला था, तो इसी को मेहर, मेहर ई सुन्नत, सुन्नत क्या, ट्रेडिशन, मेहर ए सुन्नत, फातिमा के इस सुन्नत को फॉलो किया गया और इसको मेहर ए सुन्नत कहा गया। सिया लॉ इस ट्रेडिशन को मानती है और बोलती है कि ये 500 दिरहम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना। ठीक है, चलिए इतना हो गया। दूसरा जो कैटेगरी था वो था स्पेसिफाइड डावर। एक अमाउंट फिक्स किया जा रहा था स्पेसिफाइड फॉर्म में, कितना अमाउंट उसको देना है। स्पेसिफाइड डावर क्या होता है? ये जब शादी तय होती है उसी टाइम स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि कितना अमाउंट मिलना चाहिए एक वाइफ। जब शादी होते रहता है तो उसी टाइम में एक सम ऑफ मनी फिक्स कर दिया जाता है या प्रॉपर्टी, दोनों दिया जा सकता है। अब कितना मिलेगा ये फिक्स हो गया तो स्पेसिफाइड डावर हो गया। ठीक है,
ये जो है वो शादी के पहले या शादी के समय या शादी के तुरंत बाद किसी भी टाइम फिक्स किया जा सकता है। ठीक, अगर फिक्स है अमाउंट तो मेहर मुसलमा कहलाएगा। ये या तो ओरल हो सकता है, जब फिक्स किया जा रहा है तो ओरल हो सकता है, या फिर एग्रीमेंट पे हो सकता है। जो एग्रीमेंट पे किया जाएगा तो उसको बोला जाता है मेहरनामा। मेहरनामा एक एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा और उस एग्रीमेंट पे अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि कितना उसको मिलना है। ठीक है, कौन फिक्स करेगा? तो जब पार्टी फिक्स कर रही है, जो पार्टी फिक्स कर रही है वो तो पहले सेन होना चाहिए, मतलब एक साउंड माइंड के कंडीशन में होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि पार्टी सेन होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो ऐसे एज में पहुंच गए हो कि डावर फिक्स कर सके। कहने का मतलब कि उनका एज जो है वो 18 से ऊपर होना चाहिए। सिर्फ 3 चीज में 15 एज ऑफ प्यूबर्टी देखा जाता है। ठीक, तो जब मेहर लेने का टाइम आएगा तो उसमें एज, फीमेल के मामले में ये देखा जाएगा कि उसने एज ऑफ प्यूबर्टी पाया है या नहीं पाया। नहीं भी पाया तब पर भी उसको मिल जाएगा। लेकिन जो आदमी फिक्स कर रहा है उस आदमी का उम्र 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अगर पार्टी जो है वो माइनर थी या अनसाउंड माइंड थी, जो फीमेल है जिसका शादी हो रहा है वो माइनर है, तो माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो उसके गार्जियन करवाएंगे फिक्स अमाउंट। तो गार्जियन में कौन? फादर करवा सकते हैं, या फिर उसके जो दूसरे गार्जियन हैं वो एट ए टाइम ऑफ मैरिज फिक्स करा सकते हैं कि कितना मेहर मिलना है, कितना नहीं करना है। अब इसको हस्बैंड पे करेगा। जो अमाउंट है उसको पे करने का लाइबिलिटी है हस्बैंड, और वो हस्बैंड जो होता है वो पर्सनली लाइबल होता है। ठीक है, उस अमाउंट को पे करने के लिए हस्बैंड जो है वो पर्सनली लाइबल है। चलो, लेकिन सिया लॉ में डावर जो है उसको उसके फैमिली मेंबर से भी रिकवर किया जा सकता है। हस्बैंड के फैमिली मेंबर से भी रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब फैमिली मेंबर से उसी कंडीशन में रिकवर किया जाएगा जब वो एट द टाइम ऑफ मैरिज सीओटी बने हो या सिक्योरिटी बने हो। ठीक है, बेल्ट बाउंड भरवाते हैं तो उसमें सीओटी सिक्योरिटी बनते हैं ना, कि अगर वो डिफॉल्ट किया तो मेरा लायबिलिटी हम भरेंगे। तो उसी तरह इसमें अगर सिया लॉ में उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक तरह का गारंटर बने हो, सीओटी सिक्योरिटी बने हो, ठीक है, गारंटर बने हो, तो उनसे वो अमाउंट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकलवाया जा सकता है। अदरवाइज हस्बैंड ही पर्सनली लायबल है उसको पे करने के लिए, हस्बैंड के अलावा कोई और नहीं करेगा। हस्बैंड के फादर नहीं भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकते हैं। कब भर सकते हैं? अगर उनको एज ए सिक्योरिटी बनाया गया, वो सिक्योरिटी बने हो। ये चीज हेल्ड किया गया मिस मोस्तमा, एमएसटी मोस्तमा फातिमा बीबी बीबी वर्सेस लाल लाल दिन 1937 में। ठीक है,
मुस्तमा फातिमा बीबी वर्सेस लाल दिन 1937 फिक्स किया गया। कितना अमाउंट ऑफ डावर दिया जाना चाहिए, इस पे फिक्स जब कर रहे हैं तो कितना अमाउंट देना चाहिए। तो कह रहा है कि एक रीजनेबल अमाउंट फिक्स कीजिए आप, लेकिन वो अमाउंट जो है वो अन इस्लामिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन इस्लामिक मतलब एकदम कम ही ना कर दीजिए या एकदम बहुत ज्यादा ही ना कर दीजिए। हमसे कहा है, कह रहा एक रीजनेबल अमाउंट फिक्स कीजिए। कह रहा है सुन्नी लॉ में, सुन्नी में ये 10 दिरहम से कम नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम 10 दिरहम तो होगा ही। लेकिन सिया लॉ में कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया है। सुन्नी में कम से कम 10 दिरहम तो होना ही चाहिए, लेकिन सिया में कोई मिनिमम अमाउंट फिक्स नहीं किया है। लेकिन एक एक्ट है, ऑड लॉ, OUDH है, अवध लॉ एक्ट 1876। इसका सेक्शन 5 ये कहता है कि एक्सेसिव अमाउंट हम ना फिक्स कर दें जो हस्बैंड के कैपेसिटी से बाहर हो दे पाना। ठीक है, वही अमाउंट फिक्स करें जो हस्बैंड दे सकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। आप ये सोच के ना फिक्स करें अमाउंट कि भविष्य में उतना कमा लेगा और उतना अमाउंट उसको दे देगा। एट द टाइम ऑफ मैरिज वो कितना दे सकता है उतना ही अमाउंट आप फिक्स करें। ठीक है, तो जब फिक्सेशन किया गया तो 2 कैटेगरी में बांटा गया इसको। एक कैटेगरी प्रॉम्प्ट डावर है, दूसरा कैटेगरी डेफर्ड डावर। एक मुअज्जल, दूसरा मुआज्जल। महर ए मुअज्जल और महर ए मुआज्जल। प्रॉम्प्ट डावर देखिए क्या होता है, ये पहला वाला। जब शादी हो रहा हो, ठीक, तो उसमें से कुछ अमाउंट, सपोज दैट कि वो 10 लाख रुपया पे मेहर का अमाउंट फिक्स किया, तो हो सकता है कि वो 10 लाख रुपया एट द टाइम ऑफ मैरिज दे दे, या हो सकता है कि वो कहे कि हम तुमको ये अमाउंट कुछ समय बाद देंगे कभी भी। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि वो कहे कि 2 लाख रुपया हम अभी दे रहे हैं, बाकी 8 लाख रुपया हम कभी और इस टाइम में देंगे, बता देगा कितने दिनों बाद देंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट उसको एट द टाइम, एक सेकंड, ठीक है, देखिए, तो क्या होगा कि ये जो प्रॉम्प्ट डावर होता है ना, कह रहा है सपोज दैट, कह रहा है कि हम 10 लाख रुपया डावर तय कर दें, लेकिन शादी के टाइम हम 3 ही लाख रुपया दे, 7 लाख रुपया जो रहेगा वो प्रॉम्प्ट डावर के रहेगा। प्रॉम्प्ट डावर जो रहता है वो दिया नहीं जाता है, लेकिन कल को फीमेल ने कुछ हुआ, सपोज दैट डाइवोर्स ले रहा है या कुछ ले रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन हुआ, उस समय में वो फीमेल जो है इस बचे हुए पैसे को मांग सकती है और मांग लेगी। तो ऐसा जो डावर होता है जो उसको एज ए टाइम नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ फिक्स करके छोड़ दिया गया है कि बाद में कभी जो हुआ हम उसको देंगे। कोई सर्टेन कंडीशन हो गया है, सर्कमस्टांसेस ऐसा आ गया
जो जिसके बाद वो जो अमाउंट है वो फीमेल मांग सकती है, तो वो अमाउंट जो छोड़ दिया गया है बात के लिए उसको हम लोग प्रॉम्प्ट ड्रा बोलते हैं। ठीक है, दोनों लॉ में, ठीक है, इसको माना जाता है। शिया और सुन्नी दोनों में प्रॉम्प्ट ड्रावर चलता है। जब शादी हो गया तो उसके बाद फीमेल इस डावर का कभी भी मांग कर सकती। शादी के टाइम इसको नहीं दिया जा रहा, लेकिन शादी होने के बाद इस ये जो फीमेल है उसका वो राइट बन जाता है और शादी के बाद वो कभी भी मांग सकती है, जब भी चाहे तब भी मांग सकती है। ठीक है, ये नहीं देखा जाएगा कि मैरिज जो है वो कंज्यूमेट हुआ या नहीं हुआ, शादी हो गया उसको अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही उसने डिमांड किया कि मेरा बचा हुआ डावर हमको दो, वैसे ही ये जो अमाउंट है इमीडिएटली हस्बैंड को दे देना पड़ेगा जब भी वो मांग दे। ठीक है, अदरवाइज जो नहीं दिया हस्बैंड ने तो वाइफ क्या कर सकती है, आज मांगा और वो आज फीमेल मांग ली और वो 1 साल बाद देने का बोलता है, तो 1 साल तक उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा देगी कि इतना परसेंट की इंटरेस्ट रेट के साथ तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह का कर्जा है। ठीक है, तो जब भी वो देगा, अब मान लीजिए अभी मांग ली और वो जितने लेट देगा तो उतने लेट का उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा भाई। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, वाइफ जो है वो कोहिबिशन करने से उसे मना कर सकती है कि अब तुम डावर लेके आओ तब हम कोहिबिशन करने लेंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे, तो ये भी वो मना कर सकती। डाइवोर्स नहीं हो रहा है यहाँ, शादी हुआ उसके बाद उसको जब मर्जी तब मांग लेगी, और नहीं दे रहा है मांग ली, नहीं दे रहा है तो जितने देर बाद देगा उतना तो वो इंटरेस्ट लगाएगी। दूसरा चीज क्या कर सकती है कि उसके मर्जी पे है कोहिबिशन रोक देगी। दूसरा तरह का जो था वो डेफर्ड डावर था। डेफर्ड डावर जो होता है वो या तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ है तब देना होगा, या कोई सर्टेन कंडीशन फुलफिल हो जाए तब देना होगा। डेफर्ड जो है वो मैरिज अगर डिसॉल्व हो रहा है उस टाइम दिया जा सकता है, देना पड़ेगा, या फिर कोई इवेंट हो जो कि वो लोग एग्री कर रखे हो कि ऐसा तुम कर दोगे तो तुमको ये अमाउंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कैसे हो सकता है, या तो हस्बैंड का डेथ हो जाए या हस्बैंड डाइवोर्स हो। अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो उसके प्रॉपर्टी के कोई उत्तराधिकारी होंगे, वो देंगे इस अमाउंट को। ठीक है, अगर फीमेल का डेथ हो गया तो फीमेल के जो उत्तराधिकारी होंगे वो इस अमाउंट को मांग सकते हैं कि हमको हमको हम उसके उत्तराधिकारी हैं, हमको ये अमाउंट उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, हमको दे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से। दूसरा, डाइवोर्स अगर दे दे रही है, जैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ वाइफ को उसका मेहर का अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो जितना लेट कीजिएगा उतना दिन पे आप इंटरेस्ट भरते रहिए। दूसरा, कंडीशन हम बोले कि अगर कोई स्पेसिफाइड कंडीशन दोनों ने आपस में तय कर रखा है। फॉर एन एग्जाम्पल, वाइफ ने शादी के टाइम ये तय किया था कि आप हमसे आपको हमको 15 लाख रुपया देना पड़ेगा अगर आपने मेरे रहते हुए दूसरी शादी की। ठीक है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो उसको 15 लाख रुपया तुरंत देना पड़ेगा।
ये होता है डेफर्ड डाउन। ठीक, डेफर्ड डाउन काइंड